हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कस्टम्स लॉ की। और लास्ट लेक्चर में हम ड्यूटी ड्रॉबैक की बात कर रहे थे। सेक्शन नंबर 74 एंड 75 का जो बेस था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और हम उन्हीं सेक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था 75 सबसेक्शन 1 तक आप पढ़ के रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। हम 75 सबसेक्शन 2 से आगे की स्टोरी शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे बात हो रही है मिनिमम वैल्यू एडिशन की। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली मिनिमम वैल्यू एडिशन? देखिए, हमने शुरुआत से जो चीज़ें बात की हैं, जो भी डिस्कस किया, उसी को मैं यहाँ पे रिलेट करवा रहा हूँ। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेके एक पॉइंट ये डिस्कस हुआ था कि एक्सपोर्ट्स इंडियन इकोनॉमी के लिए फेवरेबल है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी एक पर्सनल इंटरेस्ट, आप समझ लो, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो खुद इसमें ज़्यादा इंटरफियर करते हैं या इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भाई अगर एक्सपोर्ट होगा तो चलो कंट्री का फ़ायदा है, तो क्यों ना हम भी इसके ऊपर स्पेशल फोकस करें। उस सेंस में हम पर्सनल इंटरेस्ट बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि एक्सपोर्ट्स हो। एक्सपोर्ट्स होंगे तो जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे वो बढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी हमारे पास, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज़ को ऑलमोस्ट नलीफाई कर दिया है। प्लस अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हैं तो उसका ड्रॉबैक या उसका रिफंड जो है वो रिफंड भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इतनी जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान तो गवर्नमेंट भी रखने वाली है। यहाँ पे वही बोला है, जो आपका इम्पोर्टेड मटेरियल है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आपने मटेरियल इंपोर्ट किया 10,000 रुपीज़ की वैल्यू का, फिर उस मटेरियल को आपने मैन्युफैक्चरिंग में या फिर प्रोसेसिंग में यूज़ किया। प्रोसेसिंग में यूज़ करने के बाद जो फाइनली एक्सपोर्ट गुड्स बने, जिसको आप एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हो, तो उसका प्राइस उस तरीके से होना चाहिए जिस प्राइस पे सरकार को भी फ़ायदा हो, फॉरेन रिजर्व्स क्रिएट हो, और ऐसा ना हो कि वो आपको एक तरफ इंपोर्टेड मटेरियल पे ड्रॉबैक दे दें और दूसरी तरफ फॉरेन रिजर्व्स भी क्रिएट ना हो। तो उनको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो जो मिनिमम वैल्यू एडिशन का क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि जितना भी इंपोर्टेड मटेरियल आप प्रोडक्शन में यूज़ करोगे, सपोज वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट या वो मटेरियल की वैल्यू जो है इट इज़ 10,000 रुपीज़, जैसे वो एग्जाम्पल में बोला हुआ है, सिमिलर वे में। तो ये इंपोर्टेड मटेरियल अगर आपने यूज़ किया प्रोडक्शन में, तो उसके बाद जो फिनिश गुड्स बनेगा उसको जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट किस प्राइस पे करना है, वो प्राइस का यहाँ पे एक क्राइटेरिया 75 सबसेक्शन 2 के हिसाब से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपको बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू एडिशन उतना करना पड़ेगा जितना हम बोल रहे हैं। मतलब ये 10,000 पे उतना परसेंटेज आपको एटलीस्ट ऐड करना पड़ेगा टू गेट द प्राइसिंग ऑफ योर एक्सपोर्ट गुड्स। अब जैसे बोला है कि भाई 180% पे आपको बेचना पड़ेगा या उससे ज़्यादा प्राइस पे बेचना पड़ेगा, तो 10,000 रुपीज़ का अगर इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ हुआ है तो इस पे या तो आप 80% प्लस कर दो या 1.8 टाइम्स कर दो, इट विल बी अमाउंटिंग टू 18,000 रुपीज़। तो बोला है कि जो भी फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट होने वाला है उसकी प्राइस 18,000 रुपीज़ से एक्सीडिंग होनी चाहिए। ये खास ध्यान देना, एग्जैक्ट 18,000 नहीं, 18,000 से ज़्यादा, मतलब 18,001 होगा तो भी चलेगा, एग्जैक्ट 18,000 नहीं चलेगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। देखिए, मिनिमम वैल्यू एडिशन बोलेंगे 80%, तो आप 10,000 पे 80% ऐड करके उसको 18 बना दोगे और बोला 18,000 पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट 18,000 से ऊपर होना चाहिए। ये सेक्शन की लैंग्वेज है जो मैंने आपके सामने पहले ही क्लियर आउट कर दी, ठीक है। तो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू एडिशन। और आप बोलोगे सर ये 80% फिक्स है सेक्शन में या फिर जस्ट एन एग्जाम्पल है? तो 80% फिक्स नहीं है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। 80% के बदले 40% भी हो सकता है, 35% भी हो सकता है, 37.5% भी हो सकता है, या 90% भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स विच इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड, ठीक है। तो ये 80% वाला जो मैंने आपको अभी रेशियो बताया, ये सेक्शन में फिक्स नहीं है कि आप हर एक गुड्स में यही लगाएंगे। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने कुछ नंबर्स का यूज़ किया है, दैट्स इट, क्लियर। तो ये पॉइंट हो गया आपका 75 सबसेक्शन 2। आगे बढ़ रहे हैं 75 सबसेक्शन 3 में। रिकवरी ऑफ ड्रॉबैक इफ द सेल प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। यहाँ पे भी एक नेसेसरी कंडीशन, भाई जो हम बात कर रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो हमने पहले रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया, वो रॉ मटेरियल को हमने मैन्युफैक्चरिंग में जब यूज़ किया तो मैन्युफैक्चरिंग करके फाइनली जो फिनिश प्रोडक्ट बना, वो फिनिश प्रोडक्ट को हम आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन तो हमारे सामने है। अब एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बेसिस पे हमने ये रॉ मटेरियल पे जो ड्यूटी पे की थी ना, उसका ड्रॉबैक मांग लिया कि भाई ड्रॉबैक दे दो, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट किया। सरकार ने बोला ठीक है आप ड्रॉबैक ले लो, एंड ड्रॉबैक आपको ग्रांट कर दिया, इट इज़ ऑलरेडी ग्रांटेड, पैसे मिल गए आपको, फ़ायदा हो गया आपका।
और जो भी ड्यूटी आपने पे की थी वो वापस मिल चुकी है। अब सरकार वेट कर रही है कि चलो आपने एक्सपोर्ट किया है, कितनी बार एक्सपोर्ट क्रेडिट पे भी होता है, मोस्टली क्रेडिट पे होता है, ऐसा नहीं कि इमीडिएट पेमेंट आ गया, तो दे आर वेटिंग कि कब आएगा वो फॉरेन रिजर्व, और यहाँ पे वो आपको ड्रॉबैक पहले से ही दे चुके हैं, रिफंड पैसा दे चुके हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो आपने क्रेडिट बेसिस पे किया था उसका पेमेंट एक पॉइंट पे तो आ जाना चाहिए ना, ऐसा तो होगा नहीं कि पेमेंट कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पेमेंट रिसीव करने के लिए भी कुछ डेडलाइंस है, एंड दैट डेडलाइन इज बेस्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, ठीक है, 1999 का जो एक्ट था उसके बेसिस पे बात हो रही है। तो 75 सबसेक्शन 3 में कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं की है कि इतने दिन में पेमेंट आ जाना चाहिए, बोला फेमा के रूल्स के हिसाब से जो भी डेडलाइन होगी वही ड्यू डेट हम भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सपोज ऐसा हुआ कि वो डेडलाइन क्रॉस होने के बाद भी फॉरेन करेंसी में फॉरेन कंट्री से उस एक्सपोर्ट पे कोई पेमेंट नहीं आया, तो अगर ऐसा होता है कि कोई पेमेंट नहीं आया तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, फिर गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई हमने जो ड्रॉबैक आपको दे दिया, ये ड्रॉबैक एक्चुअली में हमें देना नहीं चाहिए था, ये ड्रॉबैक तो हमें प्रोवाइड ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सामने हमें या कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब एक काम करो, जो ड्रॉबैक आपने ले लिया है हमसे वो रिफ़ंड करो या रिटर्न करो, ठीक है। तो उसकी रिकवरी के लिए यहाँ पे सरकार आपसे पैसे वापस मांगेगी और आपको वो पेमेंट वापस देना पड़ सकता है, दैट इज़ इम्प्लाइड। तो लॉजिक पूरा समझ में आया। आपने इंपोर्ट कर लिया, प्रोडक्शन में प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया, फिर आपने उसको आगे एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करने के बाद जो सिचुएशन है वहाँ पे पेमेंट का वेट किया जा रहा है, आप पेमेंट कर नहीं रहे हो, मतलब पेमेंट मंगवा नहीं रहे हो, लेकिन ड्रॉबैक आप क्लेम कर रहे हो। तो ये चीज़ें दोनों तरफ मैनेज नहीं हो सकती है। अगर आपको ड्रॉबैक चाहिए तो फ्यूचर में एक्सपोर्ट से पेमेंट आना भी चाहिए, अगर नहीं आता है देन इट इज़ अ ट्रबल। क्लियर। तो ये है आपका 75 का सबसेक्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पर्टिकुलर गुड्स पे बोला है कि ड्रॉबैक अलाउ नहीं करते, कब से ये इफेक्टिव है वो भी दे रखा है। तो ये सिर्फ एमसीक्यू में अगर एग्जीक्यूटिव में है तो ये चीज़ें आपको काम आ सकती है, बाकी फाइनल लेवल पे उतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आप प्रोडक्ट का नाम ध्यान रखना, ठीक है। चलिए शुरू करें आगे। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉबैक की क्वांटिटी, कितना ड्रॉबैक मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लो, ये 100% लिखा है ना, आप उसके आगे लिख लो अप टू 100% या अप टू लगा लो आगे। 100% फ्लैट रेट नहीं, स्टूडेंट्स को ये पढ़ के लगता है कि यार बोला था आगे कि फ्लैट 100% ड्रॉबैक मिल जाएगा, तो इट इज़ नॉट 100%, इट इज़ अप टू 100%, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप फोकस करना, वो आगे मैं आपको रूल्स में क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स की बात हो रही है कि इन सब मैटर्स को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल्स बनाना चाहती है तो बना सकती है, उनके पास पूरा राइट है। और जैसा कि बोला है उन्होंने रूल्स बना भी दिए हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ रहे हैं तो आपकी मॉड्यूल में सेक्शन 75 के साथ जो करस्पॉन्डिंग रूल्स होते हैं वो नहीं है। फाइनल के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं फाइनल के हिसाब से रूल्स पढ़ाऊँगा, एग्जीक्यूटिव वाले टॉपिक में रूल्स कवर नहीं हो रहे तो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में जाने का कोई रेलेवेंस नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन है सेज वाली। देखो, अगर डीटीए से गुड्स सेज में एक्सपोर्ट हुए हैं तो भी डीटीए वाले को वो इम्पोर्टेड मटेरियल पे ड्रॉबैक मिलेगा, वो उसको अलाउ किया गया है। लेकिन सेज जो है वैसे देखा जाए तो इंडियन टेरिटरी में ये नो डाउट नोटिफाइड है, उसको अलग मानते हैं, डीम टू बी अ सेपरेट एंटिटी और सेपरेट लोकेशन, बट एक्चुअली में तो इंडिया में ही है ना। अच्छा, इसमें जो पेमेंट आएगा वो पेमेंट फॉरेन करेंसी में आएगा या लोकल करेंसी में आएगा, तो ऑब्वियसली लोकल करेंसी में आने वाला है। ऊपर बोला था कि हम ड्रॉबैक तभी देंगे जब फॉरेन करेंसी में पेमेंट आएगा, हमारे रिजर्व्स क्रिएट होंगे, तो वैसी बात तो यहाँ पे कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। इसलिए बोला हुआ है कि इस सिचुएशन में हम वो करेंसी वाले पॉइंट को रिलैक्स करेंगे। अगर डॉलर में पेमेंट या कोई और फॉरेन करेंसी में पेमेंट नहीं भी आता है, रुपये में आता है तो भी चलेगा। डीटीए वाला अगर सेज को सेल कर रहा है तो वो ड्रॉबैक के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ये फोकस करके चलना है, ठीक है, डन। तो ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद आ रहा है सेक्शन नंबर 75 कैपिटल ए, छोटा सा सेक्शन लेकिन काफ़ी कुछ है इसमें जो एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से फोकस करना कि इसमें क्या बोला है। चलिए शुरू कर रहे हैं सेक्शन 75 कैपिटल ए। यहाँ पे बात हो रही है ड्रॉबैक के पेमेंट की। अब आपने सरकार से या कस्टम अथॉरिटीज़ से ड्रॉबैक की डिमांड की। अब जब ड्रॉबैक की डिमांड की तो ड्रॉबैक भी तो एक डेडलाइन तक या एक ड्यू डेट तक मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आप भी तो फिर सरकार को बोलोगे ये तो पेमेंट लेट हो रहा है, हमें ब्याज चाहिए। तो वो जो ड्यूरेशन है वो है 1 मंथ की। जिस दिन आपने कंप्लीट एप्लीकेशन कर दिया, उस कंप्लीट एप्लीकेशन के 1 महीने के अंदर आपको अगर पैसा मिल जाता है तो ठीक है,
उससे डिले हुआ तो जितना भी डिले हुआ ना, वहाँ पे आपको ये 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। आया ये समझ में? इसके बाद क्या बोला है सिचुएशन, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दी 1 मंथ और 6% वाली। उसके बाद जो सिचुएशन है वो उससे अलग है, रिवर्स है, ऐसा समझ लो। अब इसमें ऐसा है कि सरकार ने आपको ड्रॉबैक दे दिया, देने के बाद पता चला कि ये ड्रॉबैक वापस रिकवर करना पड़ेगा। उसके रीजंस क्या है? या तो आपको ज़्यादा ड्रॉबैक दे दिया, या आपको ड्रॉबैक मिलना नहीं चाहिए था फिर भी दे दिया, या फिर आपको ड्रॉबैक दिया लेकिन वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट नहीं आया फ्यूचर में फेमा की डेडलाइन के हिसाब से, तो आप पैसा वापस मांग रहे हैं। तो ये सब जो रिकवरी करनी है उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, उसमें ऐसा बोला है कि आपको एक डिमांड नोटिस भेजा जाएगा कि भाई पैसे वापस कर दो। वो डिमांड नोटिस के अगले 2 महीने के अंदर आपने अगर पेमेंट उनको कर दिया, पैसा वापस कर दिया, तो बेस्ट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट इम्पोज हो जाएगा। और आपको पता ही है कि जब सरकार इंटरेस्ट लगाती है तो कितने रेट पे लगाती है? 15% पर एनम। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 15% इंटरेस्ट एप्लीकेबल कब से होगा? ये 2 महीने के अगले दिन से? तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि जिस दिन हमने आपको ड्रॉबैक का पैसा दिया था उस दिन से ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी पीछे जा रहा है, मतलब ये गलत नहीं है। लॉजिकली तो ऐसा होता है कि हम किसी को पैसा ब्याज पे दे रहे हैं तो जिस दिन पैसा दिया उसी दिन से ब्याज गिनेंगे ना। ये सेम सिचुएशन है यहाँ से। पहले आपको ड्रॉबैक दिया, फिर रिकवरी का नोटिस दिया कि पैसे वापस करो, फिर उसके बाद 2 महीने का आपको टाइम दिया। अब यहाँ तक आते आते आपने पैसा उनका रीपे नहीं किया, तो जो इंटरेस्ट है वो यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा जब तक आप उनका पैसा उनको रीपे नहीं कर दोगे तब तक। समझ में आ रहा है? तो पूरे ड्यूरेशन पे ड्रॉबैक जिस दिन दिया था उस दिन से, नोटिस की डेट से या 2 महीने से नहीं, यहाँ से जिस दिन पैसा आपके हाथ में आ गया था उस दिन से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉइंट यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में काम आ सकता है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव पेपर में आपको थियरी भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, पूरे सेक्शन के साथ पूछेंगे। बट ये पॉइंट का यूज़ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बनाने के लिए किसी भी फॉर्मेट में किया जा सकता है, तो उस हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। क्लियर? तो इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लो 75A, और लास्ट दिन पे अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, तो ये मैंने आपको 75A बता दिया। दिस इज़ कंप्लीट। अब इसके बाद आ रहे हैं आपके एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक के रूल्स। अच्छा, रूल्स तो जैसे मैंने आपको बोला एग्जीक्यूटिव के पार्ट में नहीं है, तो मैं एक अलग ही वीडियो इसके लिए अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं यहाँ पे स्टॉप ही करने वाला हूँ, अलग वीडियो बना के मैं ये ऐड ऑन कर दूंगा ताकि एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को ये देखना ही ना पड़े। और इसके बाद और कुछ है, हाँ, लास्ट में एक सेक्शन 76 है, वो दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपको एक बार रीड कर लेना है। यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कौन कौन सी सिचुएशन में ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स द मार्केट प्राइस ऑफ विच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक ड्यू देयर ऑन। ठीक है, ड्रॉबैक से कम तो आपके गुड्स का मार्केट प्राइस है, तो ड्रॉबैक कैसे दे देंगे आपको। दूसरा, ड्रॉबैक का अमाउंट जो आपका बन रहा है वो 50 रुपये से कम है तो मांगने मत आना, क्योंकि छुट्टे पैसों का प्रॉब्लम हो जाता है, तो सरकार बोली हम पैसे नहीं देंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोविज़न था। अब यहाँ तक एग्जीक्यूटिव वालों का ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो ये लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और फाइनल के स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट लेक्चर देख लो, तो उसमें आपके सारे जो ये रूल्स हैं इन बिटवीन वो कवर हो जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम उसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स डायरेक्टली आप नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके लिए ये ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्लियर? चलिए, तो ये सेशन अभी मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ रूल्स फॉर CS प्रोफेशनल।